हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मशीन डिज़ाइन को। चौथा लेक्चर है। 60 क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेस इन द बार व्हेन द लोड इज अप्लाइड सडनली एज कंपेयर टू द ग्रेजुअल अप्लाइड लोड। सीधी सी बात है यार भाई, दो हमारे पास मान लो बॉडी थी, दो बार थे, ठीक है। एक पे मैंने वेट रखा, सेम अमाउंट ऑफ वेट, एकदम हौले हौले लाके इसके ऊपर ऐसे टिका दिया, और एक को मैंने ऐसे लाया और बस छोड़ दिया, सडनली अप्लाई कर दिया उस लोड को। तो धीरे धीरे रखूंगा तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेसेस हैं वो कम आती हैं, और सडनली में ज़्यादा आती हैं। कितनी ज़्यादा आती हैं? डबल ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो लोड W अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ सडनली तो 2 टाइम्स आएगी, 2W/A। W/A आती है आपकी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में, इसमें 2 टाइम्स आएंगी। देखो, shear modulus of resilience is proportional to shear modulus of resilience proportional to resilience क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट। और वो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या आएगा? वो आता है τ²/2g के बराबर। ये होती है रेजिलियंस, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक्सियल लोड लगाते पी लोड लगाया, जिसके कारण सिग्मा स्ट्रेस आती है, तो उस केस में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है σ²/2e के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे अगर शियर स्ट्रेस लग रही है तो τ²/2g, तो आप देख सकते हो g यहाँ पे कुछ से शियर मॉड्यूलस रेजिलियंस होगा, r बोल देता हूँ फिलहाल के लिए। तो τ² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, या g प्रोपोर्शनल है τ² से, यानी कि शियर स्ट्रेस के स्क्वायर से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एन इलास्टिक बार इज फिक्स्ड एट द अपर एंड एंड द लोड एट द लोअर एंड बाय अ फॉलिंग वेट अप्लाई किया। मान लो इस तरीके से आपका वेट रखा हुआ, ये शाफ्ट थी, और यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट लगाया हुआ है, और यहाँ पर एक मान लो से P मास का, P वेट का, आपके पास P इज इक्वल टू सब इसका मास होगा mg, और वो इस पे सडनली ड्रॉप कर दिया जाता है। तो जब ये ड्रॉप करेगा एक इम्पैक्ट लोड इसके ऊपर आएगा, ठीक है। और उस इम्पैक्ट लोड जो आएगा वो अगर ये ग्रेजुअली रखा जाता अगेन तो उतना नहीं आता। देखो, यहाँ पे मैंने सडनली अप्लाइड नहीं किया है, यहाँ पर मैंने उसको छोड़ ही दिया, यहाँ पे मैंने शॉक लोड अप्लाई किया है। डिफरेंस है, सडनली अप्लाइड कर दिया मतलब पास में लगा छोड़ दिया। ये क्या है? फॉल किया है उसके ऊपर से, तो अपनी जो भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी उस एनर्जी के साथ वो इम्पैक्ट करता है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी, जो मैक्सिमम स्ट्रेस आती है इस वेट के कारण, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा σ=P/A, नॉर्मल केस में जो आती 1 + √1 + 2AEH/PL। L क्या है? इसकी लेंथ है। D A क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, π/4 d² के बराबर, ठीक है। और 2 तो 2 है, H क्या है? ये हाइट है, P लोड है, सब चीज़ क्लियर है। अब इस फॉर्मूले को देख के अच्छे बच्चों टाइप अगर हम बताने की कोशिश करें, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं इस लेंथ को इंक्रीज कर दूंगा तो सिग्मा मेरा डिक्रीज कर जाएगा ऑब्वियसली। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज कर दूं, इसको मैं डिक्रीज करूंगा तो ये अगेन मेरा डिक्रीज कर जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं डिक्रीज करूंगा तो ये भी डिक्रीज कर जाएगा। मतलब तीनों के तीनों से हम डिक्रीज करा सकते हैं स्ट्रेस को। ध्यान से देखो, वैसे अगर मैं बोलूं कि ये बॉडी है, सेम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और एक दूसरी बॉडी है जिसका सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ये एल्यूमिनियम की है, इसका E की वैल्यू मान लो 70 गीगापास्कल, और ये स्टील की है तो इसका मान लो 210 गीगापास्कल। मैं बोलूं कि सेम लोड P में यहाँ लगा रहा हूँ, सेम लोड P में यहाँ लगा रहा हूँ इस तरीके से, और मैं बोलूं कि सिग्मा बताओ, तो सिग्मा क्या आ जाएगा? दोनों के केस में P/A आ जाएगा।
यहां पर ये P बाय ए डिपेंड ही नहीं करता कि बॉडी क्या है, पर अगर आप इस तरीके से ड्रॉप करने लग जाओगे तो फिर ये E पे डिपेंड करने लग जाएगा, ठीक है। When the W load is suddenly applied on W1 weight bar, the stress induced in the bar will increase if with the increase in weight W. Suddenly applied किया है, suddenly applied का फॉर्मूला क्या होता है 2W by A। ये W कौन सा था भाई, ये W वो था जो लोड अप्लाई किया गया है, ये W वो लोड नहीं था जो इस बार का वेट होता। इसका मतलब W1 का कोई लेना देना थोड़ी ना है, तो W1 का कोई लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ मशीन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन मतलब एक इस तरीके की रॉड है, एक एंड पे मैंने इसको फिक्स कर दिया और यहां से इसको मरोड़ दिया, जैसे कपड़े सुखाते ना ऐसे करके इस रॉड को मैं मरोड़ रहा हूं, तो इसकी वजह से इसमें शियर स्ट्रेसेस जन्म लेंगी, ऑब्वियस ही बात है। इस एलिमेंट को देखोगे अगर आप तो इसमें शियर स्ट्रेस किस तरीके से आएंगी, कई बार आ जाता है एग्जाम में ड्रॉ करने को, ये ABCD अगर प्लेन है तो इसमें शियर स्ट्रेसेस ऐसे ऊपर की तरफ, इसके साथ इधर की ऐसी, फिर ये इधर एरो, तो ये एरो का डायरेक्शन याद रखना, जिस डायरेक्शन में मरोड़ रहा उस डायरेक्शन में ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री उसके बाजू में, ठीक है। शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होगा आपको पता है, टाउ बाय आर इज इक्वल टू टी बाय जे तो इसका कांस्टेंट है, आर क्या है न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, यानी कि आर जब जीरो होगा तो शियर स्ट्रेस जीरो होंगी और आर जब मैक्सिमम होगा तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, मतलब कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से सेंटर पे जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ कितना हो जाएगा 16t बाय पाई डी क्यूब मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। आर इज इक्वल टू डी बाई टू, तो जीरो एट द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट द सरफेस, तो जीरो एट द सेंट्रोइडल एक्सिस, मैक्सिमम एट द आउटर सरफेस, दैट इज व्हाट द वेरिएशन ऑफ योर व्हाट, यहाँ पे क्या लिखा जीरो एट बोथ, अच्छा ये नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, जीरो एट द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट द आउटर सरफेस, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द बेंडिंग स्ट्रेसेस इन अ कर्व्ड बीम, बेंडिंग स्ट्रेसेस मान लो इस तरीके से कर्व्ड बीम है, ये बीम जो है अब ये इस तरीके से कर्व्ड हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया है, इसको ही देख लो, ये कर्व्ड बीम है, ठीक है। इसकी जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो ये है, ये इसके CG से पास है, और ये जो है इसकी ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसके कारण क्या होता है कि इनसाइड वाला जो फाइबर है ना वहाँ पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस देखने को मिलेगी। देख रहे हो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेसेस का वेरिएशन आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा इस केस में, इसका ऑप्शन। और बेंडिंग स्ट्रेसेस जो होती हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जीरो जो है वो न्यूट्रल एक्सिस पे है, ठीक है, जीरो जो है वो न्यूट्रल एक्सिस पे है और मैक्सिमम आपके सरफेस पे है। तो जीरो जो है कर्व्ड बीम में इज मैक्सिमम एट, इसमें देखो सेंट्रोइडल एक्सिस कह दिया है, एक्चुअल में ये सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे यहाँ पे जीरो हो रही है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो हो रही है, तो थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जीरो एट द न्यूट्रल एक्सिस होगा यहाँ पे, ठीक है, जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस ना बोल के न्यूट्रल एक्सिस होगा, तो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन सही हो सकता है, जीरो एट पॉइंट अदर देन सेंट्रोइडल एक्सिस, तो यहाँ पे बी ऑप्शन 67 का बी सही हो सकता है, ठीक है। और वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस पे देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो हो रही है। टू शाफ्ट ए एंड बी अंडर प्योर टॉर्जन ऑफ आइडेंटिकल लेंथ एंड वेट आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। शाफ्ट ए इज सॉलिड और शाफ्ट बी जो है वो हॉलो है, तो हमको सबको पता है यार जो हॉलो शाफ्ट होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, तो शाफ्ट बी ज़्यादा बेटर होगी। क्यों बेटर होती है, एवरेज शियर जो स्ट्रेस आती है वो बी में कम आती है, टाउ एवरेज जो आएगी वो बी में कम होगी, टाउ बी एवरेज विल बी लेस देन टाउ ए एवरेज, ठीक है। एग्जाम्स में कभी कभी रीजन भी पूछ सकता है, वैसे तो ये इतना पूछ लेता है, ये स्टेटमेंट पूछ लेता है कोई, अच्छा अब ये चीज़ पूछ के तो बोर हो गया, नेक्स्ट बार आपसे रीजन पूछ लेगा, ये असर्शन रीजन में पूछ लेगा, तो ये भी याद रखना, एवरेज शियर स्ट्रेस हॉलो के केस में कम होती है। फिर आती है फेलियर ऑफ थ्योरी,
थ्योरी ऑफ फेल्यूर्स। देखो, जब मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बताई थी तो वहाँ पे मैंने आपको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का डायग्राम दिखाया था, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की एक फ़ोटो भी दिखाई थी। उस जब मैंने बताया था कि एक स्पेसिमेन रहता है, कुछ इस तरीके का स्पेसिमेन रहता है, और उसके यार ये लाइन, हाँ, इस तरीके का स्पेसिमेन रहता है और उसको दो इस तरीके से होल्ड करते हैं और यहाँ पे लोड लगाना चालू कर देते हैं। तो ये जो लोड लगता है आप देख सकते हो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, यूनी एक्सियल लोडिंग हो रही है यहाँ पर हमारा जब मटेरियल आता है रियल गेम में उतरता है तो मटेरियल में ऐसा होता है कि यहाँ से भी सिग्मा एक्स लग रहा है, ऊपर की तरफ सिग्मा वाई लग रहा है, हो सकता है सिग्मा जेड भी लग रहा हो। तो यार अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में लोड लगता तो वो जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन थी वहीं से सारे रिजल्ट आ जाते। पर ससुरा अब यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, उधर भी लग रहा है, शियर स्ट्रेस भी लगा दी, दिमाग खराब, लो शियर स्ट्रेस भी लगा दी। अब कैसे, अब बताओ कि कितनी शियर स्ट्रेस पे फेल होगा, अब बताओ कितनी मैक्सिमम सिग्मा एक्स पे फेल होगा, कहां से फेल होगा, ये कैसे पता करूं मैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने नहीं किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, वेरियस थ्योरीज प्रपोज की। उनने बोला कि अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस उसकी यील्ड स्ट्रेस या फिर उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेस है उससे अगर ज्यादा होगी देन उस केस में वो फेल कर जाएगा। किसी ने ऐसा बोला, कोई बोलेगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ज्यादा होगी आपकी शेयर स्ट्रेंथ से तो वो फेल कर जाएगा, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है। तो वही यहां पे लिखा है, वी नो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल मेंबर इज बेस्ड ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो भी मटेरियल में यूज हुई हैं। These properties are usually determined by simple tension और compression test, जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में किया जाता है। और वहां पर यूनी एक्सियल स्ट्रेसेस के थ्रू हम देखते हैं कि फेलियर कब होता है, प्रेडिक्टिंग फेलियर तो एकदम पता है हमको। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इसका फेलियर कब होगा तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वहीं का डेटा उठा के इसको चिपका देंगे। बट द प्रॉब्लम प्रेडिक्टिंग द फेलियर स्ट्रेसेस of the member subjected to biaxial, triaxial, जब more complicated stress आ जाती हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बताना, और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, एक थ्योरी से तो काम ही नहीं चलता, अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं और ये अलग अलग थ्योरीज अलग अलग मटेरियल के लिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं। जैसे अगर ब्रिटल मटेरियल है तो वो तब फेल होता है जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो आपकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से बाईपास कर जाए, उससे ज्यादा हो जाए, तब वो फेल होगा। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, जिसे हम रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं, failure or yielding occur at a point in a member when the maximum principal or normal stress in a biaxial system reaches its limiting strength, ultimate strength या yield strength। अगर ductile material है तो yield strength से हम करेंगे कैलकुलेशन, अगर brittle material है तो उसकी ultimate tensile strength से कर देंगे, ultimate compressive strength से कर सकते हैं। इन simple strength तो simple tension से जो हमें डेटा मिला है उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जिसे गैस थ्योरी, ट्रेस्कास थ्योरी भी कहते हैं, ट्रेस्कास थ्योरी, इसमें ये होता है कि फेलियर तब होगा या यील्डिंग तब होगी जब मेंबर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन बायएक्सियल सिस्टम को रीच कर जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी में उसकी जो स्ट्रेन है, जब वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन उसकी लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर जाएगी, वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एट द यील्ड पॉइंट, सिंपल टेस्ट से जो हमें पता चली। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जिसे हेग थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या कहती है कि जब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी आपकी ज्यादा, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन बायएक्सियल स्ट्रेट सिस्टम जब ज्यादा हो जाएगी, लिमिटेड या रीच कर जाएगी लिमिटेड स्ट्रेन एनर्जी को, तब फ्रैक्चर होगा। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जिसे हैंकी एंड वन माइसेस थ्योरी भी कहते हैं, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए बहुत यूज होती है और ये भी डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होती है, ठीक है। तो ये कहती है कि
सेम डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी जब लिमिटिंग वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम जब लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर जाएगी तो उस केस में हो जाएगा। रैंकाइन क्या कहती है? रैंकाइन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रैंकाइन थ्योरी मैंने आपको बताया था ब्रिटल मटेरियल के लिए बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करती है, तो 71 का ए हो जाएगा। गैस थ्योरी जो थी जिसे चेस्कास थ्योरी भी कहते हैं, ये आपका शीयर स्ट्रेस के लिए काम करती है। शीयर स्ट्रेस जब आपकी लिमिटिंग वैल्यूज को क्रॉस कर जाएगी, रीच कर जाएगी, तब हो जाएगा, तो 72 का ए हो जाएगा। गेस्ट थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए काम करेगी, ठीक है। अब बीम ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जिसकी जो विड्थ है वो डी है और डेप्थ जो है वो डी है, सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होगी? तो इस केस में क्या होता है? इस केस में अगर आप देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम लगाना भूल गया, कोई ना एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक्चुअली ये माउस की वजह से ना डायग्राम बनाने में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, यहाँ पर बनता नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसा रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, ठीक है, कैसा एलिमेंट है? रेक्टेंगुलर अगर एलिमेंट है तो उस केस में जो आपकी स्ट्रेस का वेरिएशन आता है, ये इस तरीके से ले लो, इस तरीके से अगर रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, ठीक है, तो स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा आता है? यहाँ इस तरीके से आता है, पैराबोलिक आता है। अच्छा, तो ये शियर स्ट्रेस आ गई, सर पैराबोलिक आती है तो इसकी कुछ इक्वेशन होगी। हाँ भाई बिल्कुल है, बिल्कुल इक्वेशन है। मान लो इस सेंटर पॉइंट से मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ और किसी इस पॉइंट पे मुझे h डिस्टेंस पे जाके मुझे अगर बतानी है शियर स्ट्रेस, तो वो हो जाएगी 6 टाइम, यहाँ पे शियर फोर्स F से दिखाया है तो यहाँ पे F ब्रैकेट के अंदर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये पूरी जो होगी ये होगी आपकी हाइट, ठीक है, ये आपकी हाइट h हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी हाइट h हो जाएगी, जो इस केस में डेप्थ डी हुई है, डेप्थ हाइट एक ही बात है, ठीक है, डेप्थ ये हो जाएगी और ये आपकी विड्थ हो गई b, ठीक है। और यहाँ से किसी y डिस्टेंस पे, h नहीं y डिस्टेंस पे अगर मैं बताऊं तो h²/4 माइनस y² डिवाइडेड बाय BH³ ये होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको कहाँ देखने को मिलेगी? सर मैक्सिमम तो यहाँ बीच में कहीं ये सेंटर में देखने को मिल रही है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? 0, इसको 0 रख दो, तो कितना आ जाएगा? सर ये 6 ऐसा का ऐसा f h² यहाँ पे है और ये h³ है, तो सर ये h ये ऐसा बचा, 6/4 BH आ गया। BH क्या है? इस रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है सर, और इसके आगे ये 3/2 एक्स्ट्रा रखा हुआ है, मतलब BH जो एरिया था उसके ऊपर अगर F फोर्स रख रहा होता तो इसको क्या बोलेंगे? एवरेज शियर फोर्स। तो एवरेज शियर फोर्स से जो मैक्सिमम होता है वो 3/2 टाइम्स होगा, 3/2 BH। और सर्कुलर के केस में ऐसे ही होगा, ये डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ये वेरिएशन भी ऐसे ही बनेगा, बस इसमें 4/3 टाइम्स होगा, 4/3 टाइम्स, 4/3 टाइम्स ऑफ व्हाट? एवरेज। तो एवरेज कितना लिखूंगा मैं? एवरेज सर F डिवाइडेड बाय π/4 d², इसका 4/3, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 16/3 हो जाएगा, ठीक है। शियर स्ट्रेस इन अ बीम वेरीज फ्रॉम 0 टू एट द आउटर फाइबर टू मैक्सिमम एट द न्यूट्रल, तो अभी दिखाया 76 का ए हो जाएगा। फटीग एंड एंड्योरेंस लिमिट, देखो कभी ना आप जैसे कोई धागा वागा भी होता है, उस धागे को अगर ऐसे पकड़ के इधर से खींचो लगाते रहो जोर, टूटेगा नहीं। आपने थोड़ा सा इसको ऐसे किया और झटका दिया, ये टूट जाएगा। क्यों? सडन लोडिंग करी तो टूट गया, ठीक है। ऐसे क्या होता है ना कि आप ऐसा करो कि जैसे वायर रहता है, वायर को ऐसे तोड़ने की कोशिश करो, ना वो ऐसे टूटेगा, ना सिंपल फोर्स लगाने से टूटेगा, ना झटके से टूटेगा। इस वायर को लो और इसको ऐसे बेंड करो और इसको गोल गोल घुमाना चालू कर दो, फिर ऐसे घुमाना चालू कर दो, समझ गए? ये ऐसा वायर था, इसको मैंने थोड़ा सा बेंड किया और इसके ऐसे से घुमा रहा हूँ, फिर ऐसे घुमाना चालू कर दिया। इसमें जब कब तो इस डायरेक्शन में ऐसे क्या होगा,
या जैसे कि एक बार है, इस तरीके का बार है, इसको तोड़ना है तो थोड़ा इधर से ऐसे बेंड किया, फिर ऐसे बेंड किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे क्या हो रहा है कि कभी इसमें स्ट्रेसेस इस डायरेक्शन में टेंशन आ रहा था, इसमें कंप्रेशन आ रहा था, फिर उल्टा हो गया। इस टाइप की स्ट्रेसेस जब या तो मैग्नीट्यूड या आपका डायरेक्शन वगैरह वेरी करता है तो हम उसे कहते हैं फटीग स्ट्रेसेस कहते हैं, उसमें फटीग लोडिंग आ रही है। व्हेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस इट, और ये जब ना ये जल्दी टूट जाएगा, इसका मतलब क्या है, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो यील्ड पॉइंट थी, उससे पहले ही टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है। तो उसकी जो यील्ड पॉइंट स्ट्रेसेस है उससे पहले ही टूट जाएगा और इसे कहते हैं फटीग। तो यहां पर इसकी स्ट्रेस को हम कंपेयर नहीं करेंगे यील्ड पॉइंट से, यार यील्ड पॉइंट तक तो जाता ही नहीं है ना, उससे पहले ही टूट गया। तो कितने पहले टूटा, उसके एंड्योरेंस लिमिट पे टूटा होगा, या जो जिस भी लिमिट टूटा होगा, जिस भी लिमिट पे टूटा होगा वो कुछ तो होगी, उसको मैंने नाम दे दिया एंड्योरेंस लिमिट या फटीग लिमिट। अब ये है क्या, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है कंप्लीट रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेसेस की। कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेसेस जब मैं लगा रहा हूं तो वो मैक्सिमम कितना लोड झेल पाएगा, ठीक है, विदाउट फेलियर फॉर इनफाइट नंबर ऑफ साइकिल। मतलब मैं ऐसे 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 बेंड करते ही रह जाऊं पर फिर भी वो कभी ना टूटे, फॉर इनफाइट नंबर ऑफ साइकिल्स वो झेल जाए, उस मैक्सिमम स्ट्रेस को मैं कहूंगा एंड्योरेंस लिमिट। अभी जो एंड्योरेंस लिमिट है ये कई तरह पे डिपेंड करेगी। अगर सरफेस फिनिश बहुत बढ़िया है, जैसे कि ये मटेरियल है एकदम चकाचक सरफेस फिनिश है, और एक मटेरियल ऐसा है जिसकी सरफेस ऐसी ऐसी है, ऐसा उबड़ खाबड़ है। अब आप सोचो यहाँ से मैं बेंड स्ट्रेसेस लगाऊं, या आपको लग रहा है ये जो पॉइंट है जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन बन रहा है, यहाँ से एक क्रैक बनना चालू होगा और क्रैक प्रोपोगेट होगा और इसको आराम से तोड़ लेंगे हम। एक क्रैक ही तो लाने की जरूरत है, पर यहाँ पर तो एकदम स्मूथ है, क्रैक का नामो निशान नहीं है। तो अगर सरफेस फिनिश अच्छी होगी तो एंड्योरेंस लिमिट ज़्यादा होगी। साइज फैक्टर, एक ऐसा छोटा सा था और एक ऐसा बड़ा सा मटेरियल है, किसको बैंड करके तोड़ना आसान होगा? सर ये बड़े वाले को तोड़ दूंगा मैं, छोटा वाला नहीं टूटने वाला। साइज पे भी डिपेंड करेगी। लोडिंग कैसे कर रहे हो? सर मैं इस तरीके से एक्सियल लोड लगा रहा हूँ, ऐसे एक्सियल लोड लगा रहा हूँ, मैं बोलूँगा कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। सर मैं यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस लगाऊंगा, हाँ टूट सकता है। ऐसी बेंडिंग स्ट्रेस एक बार इधर, दूसरी बार ऊपर साइड, रिवर्स बेंडिंग, कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेसेस लगा दी, हाँ टूट सकता है। मतलब लोड किस तरीके का उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मिरर पॉलिश्ड है तो सरफेस फिनिश फैक्टर जो होगा वो यूनिटी होगा। इसका क्या मतलब है भाई? मान ले उसकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ सिग्मा ई थी पर उसके अंदर बहुत क्रैक है, तो एंड्योरेंस जो लिमिट है ना उससे पहले ही टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। तो कितनी जल्दी टूटेगा? आधी पे ही टूट जाएगा, 0.5 पे टूट जाएगा या 0.7 पे टूट जाएगा। पर अगर सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी सरफेस फिनिश है, तो सिग्मा ई पे ही टूटेगा ना, फिर मैक्सिमम पे जाके टूटेगा। मतलब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 1 मल्टीप्लाई करूंगा। सेम उसी तरीके से आपका साइज का फैक्टर आता है। साइज बढ़ाओगे तो साइज फैक्टर आपका डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज कर जाएगी। सरफेस फिनिश, आप रफनेस बढ़ाओगे तो आपका के बी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो सरफेस फिनिश के लिए के बी यूज होता है, ठीक है, और साइज के लिए के ए यूज होता है, के ए, और लोड फैक्टर के लिए आपका के सी यूज होता है, ठीक है, के सी यूज होता है। तो आप देख सकते हो, सॉरी के सी यूज होता है। और जो आपका सिग्मा कास्ट स्टील के, आप स्टील के लिए देखो तो एंड्योरेंस जो आपकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसका आधा होती है आपकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। कास्ट स्टील के लिए 0.4 होती है, 0.4 टाइम्स होती है। कास्ट आयरन के लिए 0.35 होती है, नॉन फेरस एलॉयज के लिए 0.3 होती है, ठीक है। द स्ट्रेसेस विच में वेरी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू, या मिनिमम से मैक्सिमम जा रही है, टेंसाइल और कंप्रेसिव, इसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। फिर द एंड्योरेंस लिमिट और द फटीग लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस विच पॉलिश स्टैंडर्ड मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट द फेलियर एनवायरनमेंट। इसके क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंप्लीटली रिवर्स, है ना, कंप्लीटली रिवर्स लोड, 78 का डी हो जाएगा। फिर फेलियर ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड फटीग व्हेन इट फेल्स बिलो इट्स यील्ड पॉइंट, तो बिलो इट्स यील्ड पॉइंट 79 का डी हो जाएगा। और रेजिस्टेंस टू फटीग को क्या कहते हैं?
नापना है तो एंड्योरेंस लिमिट से नापते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो का एंड है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।